बाल विकास में दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? चार मनोवैज्ञानिक है यहाँ पर, हरलोक है, सिगमंड फ्रायड है, स्किनर है और फ्रैंक। चारों में से ये कथन किसने दिया था? तो दोस्तों अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। ये कथन फ्रैंक के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? फ्रैंक के द्वारा ये कथन दिया गया था। अगला है, शिशु में जन्म के समय पाए जाने वाला संवेग कौन सा है? दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसके में कौन सा संवेग होता है? तो दोस्तों यहाँ पर चार दिए गए हैं। भय दिया गया है, प्रेम, क्रोध और उत्तेजना। चारों संवेग दिए गए। इनमें से जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग उत्तेजना होता है। बच्चा जो होता है जब छोटा होता है वो उत्तेजना के कारण ही रोता है। अगला प्रश्न, इस अवस्था के प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। कौन सी अवस्था है? दोस्तों चार अवस्थाएं दी गई यहाँ पर, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था। तो कौन सी अवस्था होती है जिसमें उसके 6 वर्ष जो होते हैं वो बाद की 12 वर्ष की अवस्थाओं से अधिक सीख लेता है? तो वो है शेषवा अवस्था। दोस्तों शेषवावस्था का बालक बाद की जो दोनों अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उनसे कहीं अधिक इस अवस्था में सीख लेता है। अगला है, शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? दोस्तों शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? तो दोस्तों चार ऑप्शन है, फ्रैंक, सिगमंड फ्रायड, वैलेंटाइन और हरलॉक। सही आंसर है दोस्तों इसका वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के द्वारा दोस्तों शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह अवस्था मानव जीवन की नींव कहलाती है। दोस्तों कौन सी अवस्थाओं को मानव जीवन की नींव कहते हैं? तो दोस्तों सही आंसर है इसका शेषवावस्था। हालांकि चार आंसर दिए गए पर करेक्ट आंसर इसका क्या है? शेषवावस्था। अगला है दोस्तों, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? दोस्तों 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, वाटसन, क्रो एंड क्रो, सिगमंड फ्रायड, बिने। ये चारों ऑप्शन है दोस्तों, पर सही आंसर है इसका क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा दोस्तों 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी के रूप में कहा गया था। अगला प्रश्न, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों एजुकेशन की दृष्टि से मानव विकास का पक्ष कौन सा पक्ष जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, इन चारों में से दोस्तों मानसिक जो पहलू है ये शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर इसका दोस्तों मानसिक पहलू शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगला है आठवां प्रश्न, मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है यह मानी जाती है। तो दोस्तों मानव की जो एक अभिवृद्धि जो होती है एक निश्चित आयु, कौन सी आयु तक होती है? तो दोस्तों 10 वर्ष, 18 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष। तो एक निश्चित जो अभिवृद्धि होती है दोस्तों वो होती है 18 वर्ष की आयु तक, यानी किशोरावस्था के अंत तक मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक की होती है, जो यहाँ तक की मानी जाती है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला है दोस्तों 9वां प्रश्न, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस प्रगतिशील विकास है, यह परिभाषा किसकी है या यह कथन किसका है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है, ये परिभाषा दोस्तों चार ऑप्शन है यहाँ पर, प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी और रूसो। चारों मनोवैज्ञानिकों में से सही आंसर है दोस्तों इसका पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। अगला है दोस्तों, मानव अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य? दोस्तों मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, मानव शरीर का आकार एवं भार, कार्यशक्ति में वृद्धि, मानव का ज्ञान बढ़ना, मानव का व्यक्तित्व विकास होना और आध्यात्मिक विकास होना। दोस्तों अभिवृद्धि के बारे में हम यहाँ पर बात की गई, तो दोस्तों इसमें अभिवृद्धि से संबंध मनुष्य के शरीर, आकार और भार, कार्यशक्ति में वृद्धि होना अभिवृद्धि कहलाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है पहले वाला, मानव शरीर का आकार, भार और कार्यशक्ति में वृद्धि होना। अगला है दोस्तों, बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ माना जाता है। दोस्तों किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ माना जाता है? तो दोस्तों किशोरावस्था में बालक में जो बुद्धि है उसका विकास, अधिकतम विकास हुआ माना जाता है, अधिकतम विकास हो जाता है इस अवस्था में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पितृ विरोध और मातृ विरोध ग्रंथियां विकसित होती हैं। दोस्तों किस अवस्था में पितृ विरोध और मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं? तो पितृ विरोधी और मातृ विरोधी ग्रंथियां कौन सी कब विकसित होती हैं, किस अवस्था में? तो दोस्तों ये जो ग्रंथियां होती है ये शेषवावस्था में विकसित होती है। अगला है दोस्तों, इस अवस्था के समूह अवस्था, गैंग अवस्था, चुस्ती अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था ऐसी है जिसे समूह अवस्था, गैंग एज या चुस्ती की अवस्था कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न आपने कई जगह देखा होगा, इसका सही आंसर बाल्यावस्था है, न कि शेषवावस्था,
किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था ये तीनों नहीं है, बाल्यावस्था इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। तो दोस्तों बाल्यावस्था में कौन कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो निरुद्देश बिना उद्देश्य के भ्रमण करने की प्रवृत्ति बिल्कुल पाई जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता भी इस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, दोस्तों रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती। तो उपरोक्त सभी सही है, ये एक ऑप्शन सही होगा। दोस्तों तीनों प्रकार की विशेषताएं बाल्यावस्था के बालक में पाई जाती हैं। अगला है दोस्तों, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? यह कथन किसका है? दोस्तों बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? ऑप्शन है हमारे पास कोलेन, ब्रूस, रॉस, फ्रायड और स्किनर। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका रॉस। रॉस के द्वारा ये बात कही गई थी कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी। जानकारी पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना कोई भी भाई बहन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा तो उसको पास वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके बताइए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।